बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। विचारक, स्वयंसेवक, लेखक, विश्लेषक, सभी संघ के सभी करता धरता यही है। संघ प्रमुख जी का एक बयान सुनाना था सर, इसीलिए मैंने ये बात कही। उन्होंने कल 2-3 अहम बातें की हैं। एक बात को सीधे सीधे स्वयंसेवकों को नसीहत के तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबता है। अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, संगठन की भी बदनामी करवाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ये चंपत राय जी के लिए कह रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन राम मंदिर की बात की और इसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने स्वयंसेवकों को चेतावनी कहिए, निर्देश कहिए, जो भी कहिए, उससे तो यही लगा कि वो बात चंपत जी की कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? एक आदमी ये ना समझे कि हम सब कर लेंगे, मिलजुल के काम करो, जिम्मेदारी बांटो। जब एक व्यक्ति सब कुछ करने लगता है तो अहंकार निर्माण हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं। अहंकार सब में आ सकता है। यह नसीहत दी उन्होंने। किसके लिए? आप सुनिए। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। सबके मन से जो तय होता है वो करना। एक लाइन की बात, एक आदमी की ही चले, ये ठीक नहीं है। अहंकार आ जाता है। अब बताइए, मैं गलत सोच रहा हूं क्या? किन के लिए कह रहे हैं? देखिए, ये तो किसी व्यक्ति के सापेक्ष में तो उन्होंने कहा नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जब आप सत्ता का केंद्रीकरण कर लेते हैं, बात सारे स्वयंसेवकों को लागू होता है। जितने भी स्वयंसेवक हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का सर्वसर्वा क्यों नहीं हो, जब आप उस पद पर होते हैं तो आप में ये संभावनाएं बन जाती हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, स्वयंसेवक के नाते मैं तो यही कहता हूं कि हमने शपथ किसी व्यक्ति की नहीं ली है, हमने शपथ किसी संगठन की भी नहीं ली है, हमने शपथ सिर्फ भगवा ध्वज की ली है। भगवा ध्वज ही हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है। हम वही, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप रास्ते कई बार देखते होंगे कि बाइक वाला ऐसे और ऐसे 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 करता है, तो मेन रोड से कितना आप डेविएट करते हैं। तो स्वयंसेवक के चरित्र के बारे में तो शाखा में तो यही कहा जाता है ना कि संस्कार भूमि है, सहजता के सबके साथ मिले, सबको, सारे जितने स्वयंसेवक हों, बड़े हों छोटे हों, सभी स्वयंसेवक हमारे लिए एक ही हैं। कोई वर्ण हम उसमें नहीं देखते हैं। तो ये तो एक आदर्श की स्थिति है। और चूंकि मोहन भागवत जी सबसे बड़े पद पर हैं, वहां पर बैठे हुए, तो स्वाभाविक है कि स्वयंसेवकों को जब नसीहत देंगे तो यही बात उन्हें कहेंगे। और इसी में तो चरित्र निर्माण की बात आ जाती है। इसी में तो संगठन की सारे सूत्र आ जाते हैं कि भाई आप एको अहम द्वितीयो नास्ति के सोच करके आप चलेंगे तो आप संगठन की प्रतिष्ठा को भी खतरे में डालेंगे, कार्य की भी जो हमारी प्रक्रिया है संगठन के राष्ट्रीय संघ, उसको भी खतरे में डालेंगे। वो संगठन के लिहाज से तो कह ही रहे हैं, वो मतलब भले वो तो एक मूल मनुष्य उसकी बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं कि भाई अहंकार आ जाएगा अगर तुम ये सोचोगे कि सब मैं ही करूंगा, मेरे तरीके से ही सब होना। जिम्मेदारी बांट के चलो। चंपत राय जी में क्या आरोप है? जिम्मेदारी नहीं बांटी थी, सब खुद करते रहे, फीफडम बना लिया था, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कोई नियम कायदे कानून जो थे, कोई एक स्ट्रक्चर देना चाहिए था। इतनी बड़ी व्यवस्था आप चला रहे हैं। आरोप उन पर तो यही है ना, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए कह रहे होंगे। आपको क्या लगा सर? नहीं, कोई भी बातचीत करते हैं, जब सरसंघ चालक भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बड़े लोग होते हैं बात करते हैं तो वो समय काल के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन जनरल ये बात तो हमेशा होती रहती होगी। लेकिन और मान लो वो वैसे भी कह रहा हूँ सामान्य, तो भी जो सामान्य व्यक्ति है वो उसको किसी संदर्भ के साथ जोड़कर देखता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको आप सापेक्ष नहीं करते, संदर्भों के साथ नहीं देखते, तो फिर तो बहुत सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं वो। ऐसा है क्या? ये भी सवाल हो जाता है। इसलिए, लेकिन मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा नहीं हो रहा है?
सरसंघचालक जो बात कर रहे हैं वो अब तो उचित बात कर रहे हैं, हो सकता ठीक है बात कि कर वो रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बात कर रहे हो। जो बात वो कह रहे हैं वो चंपत जी के लिए आपने भी बोला। नहीं जो ये भी तो हो सकता है ना सौरभ जी कि वो राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनके बारे में भी बात कर रहे हो। सर आप कई लोगों के बारे में बात आप प्रबुद्ध जन, आप मैं तो एंकर हूँ, आप लोगों को बताना है। नहीं, आप दांतों के डॉक्टर की तरफ काम करते आप हैं। बोलिए ना, मैं दांत ये निवेदन किसकी कर टूटे? दांत हमारी टूट रही है, आपको पीड़ा नहीं महसूस हो रही है, आप मजे ले रहे हैं। बोलिए। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो बात सरसंघचालक जी ने कही है उसको चंपत जी के रेफरेंस में कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि चंपत जी पर ही उन्होंने बोला। बड़ा आदमी कभी नाम लेके बोलता ही बड़ा नहीं। आदमी नाम लेकर नहीं बोलता। और जो सारी बातें हुई है, जो नपेंद्र जी कहते हैं कि नियत पर नहीं निगरानी की बात है, अभी आपने कहा कि भाई सारा संगठन ट्रस्ट वही देख रहे हैं, तो उसी बात की तो वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अब अगला बयान आपको मोहन भागवत जी का एक और बयान सुनाता हूं। अब जैसे जिन लोगों को लग रहा है इसको भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने जब भाई अब तो चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, अब तो ये लोग मन से उतर गए, अब तो जैसे वो कह रहे थे भाई मौका मिल गया, अब तो उंगली उठाई जाएगी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो कौन यकीन करेगा, वो लोग कहेंगे ये तो चोरी करने के लिए आंदोलन करते हैं, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो उन्होंने क्या एक और उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी बातें लगती हैं कि ये कभी नहीं हो सकती, कि 370 नहीं हट सकता, राम मंदिर नहीं बन सकता, ये तो बातें पहले हो चुकी। एक नई बात जोड़ी उन्होंने कहा इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में उन 2 वर्षों में देश के लोगों को यह लगने लगा था कि अब डिक्टेटरशिप आ गई, अब कभी चुनाव नहीं होगा, अब कभी डेमोक्रेसी नहीं लौटेगी। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और उस दौरान जो जो हुआ था लोगों को लगना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो लोग बिल्कुल मान चुके थे कि लोकतंत्र खत्म, वो भी गलत साबित हुए, तो आज भी लोग गलत साबित हो सकते हैं। मंदिर की बात आप कर रहे हैं, करो, जागृति होती है, कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है, मंदिर बनने वाला नहीं है। बोल रहे हैं मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये पक्का है। लेकिन वो हो गया ना, इमरजेंसी लगी, तब कई लोग ऐसा सोचते थे कि वह हो गया, इसके बाद भारत में कोई चुनाव होने वाले नहीं, प्रजातंत्र गया, अब एक डिक्टेटरशिप में ही चल रहा। जेल में गए कुछ लोग बोल रहे थे अब अंदर आ गए जिंदा, अब मरे हुए मुर्दे ही वापस जाएंगे, लेकिन हो गया ना। 370 जैसी बात हटेगी ऐसा किसी के सपने में भी नहीं था, लेकिन हो गया। अभी कैसे होता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पक्का एक है कि ये होना चाहिए ऐसा निश्चय करके उसके लिए पूरी ताकत झोंक कर काम करने वाले लोग थे, इसलिए ये हुआ। बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होता, उपकरण आपके पास कौन से इस पर निर्भर नहीं रहता, आपका स्वत्व कैसा उस पर निर्भर रहता है। कह रहे तुम अपनी राह पे चलते रहो, लोगों का भरोसा बना रहेगा, ऐसा है क्या त्रिपाठी जी? देखिए संघ तो ऐसे ही चलता है, और मोहन जी चंपत जी पर बोलेंगे या किसी विषय पर बोलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये सच है कि जब सरसंघ चालक के नाते वो बोलते हैं तो स्वयं सेवक के मन में किसी तरह का संदेह है क्या, हिंदू समाज के मन में किसी तरह का संदेह है, ये उनके हर वक्त ध्यान में रहता है। जिस भी मतलब हर सुबह उठने के साथ पहली चीज वो सोचते हैं कि आज मेरे बोले से हिंदू समाज के मन में कोई संदेह है वो दूर होगा, या कोई नई बात बतानी है विमर्श की, तो वो करते हैं। वो विजयादशमी का एक बार प्रतीक्षा लोग करते हैं, लेकिन प्रतिदिन का उनका उद्बोधन ऐसी होता है। अब इसमें अगर देखें तो सच ये है कि इस वक्त संघ को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी संगठन मंत्री, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी वो अहंकारी न हो जाए जो संगठन पर भारी पड़ जाए। तो अगर इसको चंपत जी अपने ऊपर समझें तो उनको लेना चाहिए, या किसी को भी जिसको और लेना चाहिए। उन्होंने बोला चंपत जी के लिए, ऐसा नहीं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संघ अपने स्वयंसेवकों को बार बार ऐसे टास्क देता है जो मतलब कोई कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि भाई हिंदू संगठन करना मेढक तौलने जैसा है, हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता, किस कालखंड में रहे, इतनी जाति वर्ग क्षेत्र प्रांत भाषा रंग विचार सब में बंधे, वो कहां से करें, इतना बटे लोग हैं, लेकिन वो करके दिखा दिया। तो 100 साल पर सरसंघ चालक ये बोलेंगे। और
वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सरसंघ चालक के तौर पर ये कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि संघ जितना लचीला और जितना झुक कर दूसरे को पकड़ लेता है, ये खुद वो कर सकते हैं अहंकार छोड़कर, इसीलिए ये बात वो कहते हैं। कई लोगों के मन में आ जाती है तो उसको स्पष्ट करना होता है। समीर जी, देखिए, मोहन भागवत जी बहुत सहज, सरल और बहुत ही निर्मल मन के व्यक्ति हैं। इतने सहजता से उपलब्ध होने वाले संघ प्रमुख पहले कभी इतने नहीं रहे जितने मोहन जी को देखा जाता है। सभी विषयों पर वो बहुत अपनी निर्भीकता से और बहुत अच्छे से बातों को, समस्याओं को बताते हैं। लेकिन अब चंपत राय जी ने जो किया है उससे संघ के लिए कितना बड़ा संकट उन्होंने मतलब किया, जो मोहन जी को बोलना पड़ा चंपत राय को लेकर। लेकिन एक ये भी है कि अगर चंपत राय इतने दिनों तक वहाँ अहंकार के रूप में राम मंदिर को चलाते रहे, संघ को ये भनक नहीं लगी, और संघ को ये भनक नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी? संघ का इतना बड़ा नेटवर्क है, संघ के पास एक खबर तो आ रही होगी। और अब मुझे लगता है कि चंपत राय के माध्यम से संघ के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है कि अपने जितने भी अनुशासित संगठन है उनके अंदर ये ध्यान रखे कि कहीं वहां पर कोई अहंकारी व्यक्ति तो नहीं बैठा है। तमाम अनुशासित संगठन के अंदर तो ये नहीं है। सिर्फ चंपत राय क्या करे एक जगह बैठे हैं या कहीं और चंपत राय कहीं और जगह जाकर बैठे हुए। संघ के लिए 100 साल में सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। संघ इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मोहन भागवत जी को, संघ को, कि संघ आज जहां पहुंच गया है, इतना स्वयंसेवक संघ को संगठन है ही नहीं। इस स्थिति में आज संघ के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है कि कोई दूसरा चंपत राय संघ में न निकले भविष्य में भी, और आगे बढ़ते हैं, संघ को देखना पड़ेगा। कुछ बोल एक लाइन सिर्फ बोल दें, संघ में तो व्यवस्था है ही नहीं कि किसी के ऊपर आप कोई कंट्रोल करिए, किसी को कहिए ये करो तुम ना करो। कोशिश की जाती है कि स्वयंसेवक के तौर पर आप बेहतर व्यवहार करें, अहंकारी न हो। सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, किसी एक संस्थान में किसी पद पर बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है, और न्यास सीधे तौर पर सरसंघ चालक जी को रिपोर्ट नहीं करता। मैं आपको अब कुछ में नहीं करता रिपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। कुछ यूपी चंपत राय को बुला सकते थे ना वापस, आप छोड़िए। वो कह रहे हैं खबरें तो पता चलती होंगी ना, जो व्यक्ति निकला पता चलता, आपका इतना बड़ा खोटा सिक्का निकला, जब पता चला तो उसके बाद कार्रवाई हुई। ये अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत बात कर ली हमने इस पे, काफी बात कर ली, काफी बात कर ली। यूपी पॉलिटिक्स की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं। योगी जी का कल का एक बयान सुना और आज एक खबर पड़ी, तो दोनों जोड़ के आपको एक खबर दे रहा हूं। ये भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई खबर भी है और यूपी के पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस का केंद्र लगा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। अब वह उत्पादन मेगा स्केल पर शुरू हो गया है। इससे हुआ यह है कि भारत की, पूरे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण क्षमता 20% बढ़ गई है लखनऊ की कैपेसिटी बढ़ने के बाद। लखनऊ में जो नया केंद्र बना उससे ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उत्पादन पूरा हो चुका है और दूसरी खेप का निर्माण कार्य वहां पर अब शुरू कर दिया गया है। नए उत्पादन केंद्र के शुरू होने से ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण की गति और क्षमता दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस वक्त भारत में 4 ब्रह्मोस उत्पादन यूनिट एक्टिव हैं, जिसमें लखनऊ का ये सबसे नया और मेगा सेंटर बड़ा उत्पादन केंद्र है। अब योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं, अब वो समाजवादी पार्टी को लपेटते हैं तो ब्रह्मोस को भी ले आते हैं। कैसे, आप सुनिए। गलती कांग्रेस की थी जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन स्वीकार किया था। भारत का विभाजन नहीं होता, इन गरीबों को, इन बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ा होता, नहीं होना पड़ा होता, और आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नीयत। अब पूछेंगे लोग इस सब का क्या यूपी के इलेक्शन से क्या लेना देना, पूछा जाएगा ना सर। आपको पाकिस्तान कनेक्शन नहीं उन्होंने कनेक्ट किया, और पाकिस्तान कनेक्शन जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो मुसलमान कनेक्ट हो जाता है। मुसलमान की बात जैसे ही आती है समाजवादी पार्टी आ जाती है। मुसलमानों का ठेकेदार कौन है आज के दिन में, या कौन ठेका लेना चाहता है? राहुल गांधी ठेका लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ठेका लेना चाहती है? और ये दोनों कौन लोग पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान कौन, किन के नेता गए थे कहते कि नरेंद्र मोदी को हटा दो वहां से?
कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं। अभी तो पूछे तो वैसे राम माधव बात करने गए थे नहीं पाकिस्तानियों नहीं, से। वो तो कंफर्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, आरोप लगा रहे थे। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आ चुका है स्टेटमेंट कि हम किसी भी इस प्रकार की ट्रैक टू डिप्लोमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कह रहे उन्होंने कहा हम देखते नहीं है। हम देखते ही नहीं है, होता है ये हम भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। और जब तक वो ऑफिशियल स्टैंड है हमको उसी को स्वीकार करना चाहिए कि भाई ट्रैक टू डिप्लोमेसी। राम माधव का खुद स्टेटमेंट आगे आ चुका है इस बारे में कि वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के कभी साथ नहीं रहे हैं, और ये एक वार्षिक बैठक, एक वार्षिक एक कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें हम गए थे। योगी जी ने जोड़ा खूब ब्रह्मोस को मिसाइल मैंने से, कनेक्ट बता दिया ना, कांग्रेस से, सपा से। पाकिस्तान, मुसलमान और समाजवादी पार्टी तीनों एक साथ। इसमें एक्चुअली है क्या कि वो जहां बोल रहे थे जिस कार्यक्रम में, वो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से विस्थापित जो आए हुए थे लोग थे, उनको अभी तक जमीन का अधिकार नहीं मिला हुआ था, तो वो जमीन के पट्टे जो थे उनको वो दे रहे थे। वहां उन्होंने ये सारी बातें की। बाकी ये मिसाइल बनने लगी है और बड़ी मात्रा में बनने लगी है, भारत की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने क्या कहर मचाया था, ये तो शहबाज शरीफ ने बताया कि मैं तो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, तभी मेरे पास एक आदमी फोन लेके आया, बोला ब्रह्मोस भारत ने जो है वो चला दी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस पर सब लोगों ने तारीफ की है कि ब्रह्मोस को लेकर एक तो हमारे जो डिफेंस में ही प्रोडक्शन बढ़ा है वो बड़ी बात है। ब्रह्मोस हमारा उसका मतलब वो जो विज्ञापन आता है जिसमें कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, तो ब्रह्मोस है तो ये, उस पर साबित बिल्कुल हो वही, गया कि बिल्कुल ब्रह्मोस ने उस पैमाने पर भी अपने आप को साबित किया और उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली मेन बात यही है, इसका स्केल बढ़ना, इसका स्केल बढ़ना, तो वो बड़ा काम हुआ है और उससे देश की सुरक्षा के लिए भी और वो सब बड़ा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी हैं, राजनेता हैं, तो वो हर बात को कहीं ना कहीं से जोड़ ही सकते हैं ना। किससे जैसे अभी चर्चा हुई तो वो किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको केवल इतना सा देखता हूँ कि ब्रह्मोस को लेकर एक प्रोडक्शन लेवल पर हमने बड़ी महारत हासिल की है, बड़ा मैं उनका भाषण पूरा सुन रहा था, मुझे पूरा एक तो वैसे वो याद नहीं और है। इसको हर बार किसी भी चीज से जोड़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो उन्होंने इसको कनेक्टिविटी से भी जोड़ा। अभी त्रिपाठी जी बेटर बता पाएंगे, उत्तर प्रदेश को ज्यादा समझते हैं ये। वो बता, अब तो वो उन्होंने बताया कि भाई ये डिफेंस कॉरिडोर बन जाने से कहाँ का आदमी, मतलब बेरठ से शुरू कर रहे थे गाजियाबाद का आदमी, वो सिलीगुड़ी तक जो है हम उसको जाने की व्यवस्था जो है दे देंगे। नहीं, देखिए एक चीज तो सचमुच वो अकल्पनीय हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के साथ साथ जिसको हम उसको जोड़कर कहते हैं कि वो सड़क वाला डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आना हो। और ये मतलब मोदी सरकार ने बजट में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए थे, एक तमिलनाडु में दिया जहां उनकी सरकार नहीं थी, एक उत्तर प्रदेश में दिया जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल बगल जाएगा। तो ये दोनों अपने आप में कमाल है। उसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस के इतनी चीजें बन रही हैं, पूरा का पूरा, मतलब एक तरह से कहें कि छोटी वाली बंदूक से लेकर रिवॉल्वर, नई वाली जो पिस्टल आती है उससे लेकर, जो कानपुर में पहले से रिवॉल्वर बनती थी, पिस्टल दूसरी जगह बनती थी, कोलकाता मुझे जहां तक ध्यान में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब वो सब कुछ बन रही है। जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे करीब करीब लगभग उत्पादन उनके बंद हो चुके थे, नहीं, या उत्पादन से कम चल रहे थे, सभी को एक्टिवेट कर दिया। एक्चुअली कानपुर, जबलपुर और कोलकाता 3 है जहां पे पिस्तौल और रिवॉल्वर बनती थी। अब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रिवाइव किया, नंबर 1। दूसरा, हम गोली से लेकर और AK-47 तक बनाने लगे, उसको AK-203 के तौर पर। नंबर 2, ब्रह्मोस को हम बना रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जब अंग्रेजों के समय में देश में कोलकाता और कानपुर 2 बड़े इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे, आज कानपुर का कुछ अता पता नहीं, कोलकाता का कुछ अता पता नहीं, पुराना वाला छोड़ दीजिए। कानपुर फिर से नए सिरे से डिफेंस के उत्पादन में बहुत बड़ी चीज बन रहा है, रायबरेली में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब काम हो रहा है। तो योगी जी जो कह रहे हैं और जो दूसरा कह रहे हैं वो जरूरी है सुनना। आप देखिए, कट्टा बम वाला ना सौरभ जी, बड़ा जरूरी है जानना। सचमुच पहले कट्टा बम उत्तर प्रदेश में सामान्य हो, कहे क्या है, कहे बम मार देंगे, कहे क्या है, कहे कट्टा लिए पकड़ा गया। तो ये सब सामान्य घटनाक्रम था। इसको अगर आप यूं जोड़ें, रोज होने वाले अपराध से आज हम दुश्मन को मारने के लिए उत्तर प्रदेश को जान रहे हैं। इसको ऐसे समझें एक लाइन में तो ज्यादा बेहतर। अब उन्होंने जैसे ब्रह्मोस को समाजवादी पार्टी के कट्टा बम से जोड़ दिया। अब ओम प्रकाश राजभर जी क्या प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग ऐसा कहते हैं कि ये बात बड़ी जल्दी घर कर जाती है। जैसे क्या चल गया था, आरक्षण खत्म कर देंगे इसलिए 400 मांग रहे हैं, चल गया, नुकसान हो गया बीजेपी को। अब वो क्या प्रयास कर रहे हैं, अब वो कहते हैं, उनकी भाषा जो है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, तो कई बार बोलने में हम लोगों को भी संकोच होता है, लेकिन अब चूंकि वो तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, तो फिर अब बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। अब उन्होंने जैसे लिखा, सुनिए राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी,
जान रहा हूं आपके समर्थकों का एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है, दूसरा चाकू और तलवार में धार। हमें मालूम है कि पिछले 10 साल से आप हम लोगों के खिलाफ अपने मन हमारे खिलाफ भर के बैठे हुए हैं। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, आपके लोग पूरे देश में पीट देगा हीर, पीट देगा अल्पसंख्यक सपाई। ये अब एक वाक्य में छोड़ दे रहा हूं। फिर वो कहते हैं हम सबको मालूम है कि आप लोगों का सबसे सॉफ्ट टारगेट पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर, बंजारा ऐसी बहुजन जातियां होंगी। मतलब क्या कि आपका जो मूल वोट बैंक है मुसलमान और यादव, उससे बाकी समाज जो है वो आशंकित है, उनको उनसे भय महसूस होता है ऐसा कि आप लाठी में तेल पिला रहे हैं। तो वो भी बड़ी एक बारीक चाल चल रहा है समीर जी। निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, जब पत्रकार मिल जाते हैं तो वहां बयान देते हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य किया, योगी आदित्यनाथ तो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो राजभर एक कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि उनकी वो भी अपने कम्युनिटी को संदेश देना चाहते हैं इस सब बातों के माध्यम से। और अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, संजय निषाद बीच में बयान देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते और न इस मामले का बड़ा नैरेटिव बना सकते हैं। आखिरकार राम मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर लड़ा हुआ मुद्दा है, संघ के स्वयंसेवकों की अपनी जीवन कुर्बान करके लड़ा हुआ मुद्दा है। समाजवादी पार्टी का राम मंदिर के आंदोलन में इंच मात्र का योगदान ऐसा लग रहा है जैसे तो इसको वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। बीजेपी ने, योगी जी ने जो है ये जाति वाली बात आउटसोर्स कर दी है। हाँ, मुझे लगता है कि राजभर जी को उनके पीछे छोड़ दिया है और बात भी सही है। यदि आप देखेंगे कि दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, यादव कम्युनिटी नहीं किया है। यादव कम्युनिटी को यदि हम ऐसे पॉलिटिकल लिटरेचर में बात करें तो डोमिनेंट कास्ट के रूप में कहा जाता है। डोमिनेंट कास्ट को यदि हिंदी रूपांतरण ये करें तो दबंग जाति है। तो दबंग जाति तो यादव उत्तर प्रदेश में भी है और दबंग जाति उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी है। और जितना दलितों पर उत्पीड़न है, यदि आप आंकड़े देखेंगे तो दलितों को उत्पीड़न जो है वो ब्राह्मणों ने आज नहीं किया है, ठाकुरों ने उतना नहीं किया है जितना यादवों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है। वैसे मामले ज्यादा आते हैं, ज्यादा मामले आते हैं। इसलिए वो जो राजभर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो एक ढंग से वो पॉलिटिकल मैसेजिंग है और बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेजिंग है। साथ में ये भी बताना है कि देखिए आप यादव और मुसलमान दो ही लोग हैं। और पिछली बार ध्यान है ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2021 के चुनाव के समय 2 सप्ताह पहले कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें मुस्लिम युवक आकर के सड़कों पर हंगामा करते हुए ये कह रहे थे, पुलिस थानेदार को बताते थे कि भैया को लौट करके आने दो तब बताते हैं। और उसका रिजल्ट वो इलेक्शन में एक लाइन जोड़ रहा हूं सर, ओम प्रकाश राजभर की तुलना में योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उसका जनता की बहुत असर होता है। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश के साथ थे और यही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो बात योगी जी नहीं कह सकते, जाति वाली बात वो नहीं कह सकते, तो वो ओम प्रकाश राजभर की कोई राजनीतिक विशेषता नहीं है कि